बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक्सप्रेसो ट्यून कर चुके हैं। ये है अरमला हसन और ये है इमरान हसन और हम वीकेंड के बाद आए हैं। कितनी खुशी हो रही है मुझे। 3 छुट्टियां। खुशी नहीं, गम होना चाहिए। वीकेंड खत्म हो गया। वीकेंड खत्म हो गया, ये एक जाएगा तो और आज से अगले वीकेंड का काउंटडाउन स्टार्ट हुआ चाहता है हमारे स्टूडियोज में भी, और यकीनी तौर पे बहुत सारे लोग जो ऑफिस जाते हैं उनका भी यही मसला है बेचारे। अच्छा, लेकिन लड़के और लड़कियां और बच्चे और बच्चियां बहुत खुश हैं। स्कूल्स बंद हो गए हैं, कॉलेजेस बंद हो गए हैं, और नहीं कोरोना भी बहुत ज्यादा हो रहा है। कोरोना की थर्ड वेव इज वेरी डेंजरस। अभी हम यही बात कर रहे थे कि जो तीसरी वेव इस वक्त चल रही है वो बहुत खतरनाक है, और ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन रिपोर्टेडली इसमें डिफरेंट स्ट्रेन्स भी ऐड हो चुके हैं, जैसे कि हमने बात भी की थी अपने शोज में यूके। आज हम इसकी कंफर्मेशन भी करेंगे अपने शो पे, और क्योंकि नॉर्मली जब हम बात कर रहे थे कि थर्ड वेव आ गई, अब चूंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह आउटडोर डाइनिंग वगैरह सब बंद हो चुका है, सो आपने एहतियात लाजमी करनी है। मुझे अब बहुत सारे इर्द गिर्द से इमरान सुनने में आ रहा था कि फलाने को हो गया कोविड या दोबारा से हो गया, सो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इस पे हम मजीद भी शुरू आगे तक। और दिलचस्प बात यह है कि गवर्नमेंट स्कूल से छुट्टियां देती हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और आप लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं, छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग पे माइल ज़रूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें ताकि आप भी महफूज रहें, और कम से कम आपसे भी ज़्यादा वो लोग महफूज रहें जिनकी जान को ज़्यादा खतरा हो सकता है। और वैक्सीनेशन के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जो 60% जो 60 साल की उम्र से ज़ायद अफराद है, तकरीबन सिर्फ 10% ऐसे अफराद हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। कल असद उमर साहब एक इंटरव्यू में बता रहे थे, तो ये भी एक अजीब बात है। ज़्यादा होना चाहिए, और उनका ये कहना था कि हम आइंदा कुछ दिनों में 50 साल से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे, तो 60 साल से जो ज़्यादा लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। लेकिन वही बात है इमरान, बहुत सारे लोग रिलक्टेंट भी हैं और बहुत सारी रीजंस भी हैं उसकी। कुछ ज़ाहिर है इस एज में लोगों को कन्विंस करना भी, उनकी सेहत ऑलरेडी उस तरह से रिस्क पे होती है, तो फिर वो इस तरह की कोई मामला हो तो, बट स्टिल अगर गवर्नमेंट कह रही है, डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, तो तमाम लोगों को रजिस्टर करना चाहिए और वैक्सीनेशन करनी चाहिए, करवानी चाहिए। सारी सीरियस बातें नहीं होंगी, बहुत कुछ होगा आज के शो में। दिस इज द फर्स्ट शो, तो हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा सा लाइट रखें अपने लिए भी, आपके लिए भी, तो इंशाल्लाह कुछ बहुत अच्छा होगा। बहुत जबरदस्त मौजूआत आज के शो का हिस्सा है, डिफरेंट सेगमेंट्स इस पे बात करेंगे। ये स्टार्ट कर लेते हैं आज की हेडलाइंस। सियासी यतीमों का पहला फेज मुकम्मल नाकाम हुआ। ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च मंसूख करके मुल्की मफाद में फैसले करे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज। नैब की इंतकामी कार्रवाइयां जाली हुकूमत के इक़्तिदार को नहीं बचा सकती। मौलाना फजलुर रहमान का मरियम नवाज के खिलाफ नैब दरखास्त पर रद्द अमल। कोरोना की तीसरी लहर ने मुल्क भर में खतरे की घंटी बजा दी। मस्बत केसेस की शरह 6% से जायद हो गई। बड़ी आंत के कैंसर की अलामात और तरीका इलाज पर बात करेंगे डॉक्टर ताबिश चावला से। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में मुस्तनसर हुसैन ताड़े साहब से बात करेंगे उनकी किताब फरामोश नाकाबिले फरामोश पर। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना लेकर जाएंगी जश्न बहारा फेस्टिवल में लगे रंगारंग मेले में। और मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी। जी, हेडलाइंस देख के आपको अंदाजा हो गया होगा, पावर पैक शो है। मंडे का शो हम एनर्जी के साथ लाते हैं, बहुत कुछ वैरायटी होती है सेगमेंट्स की शक्ल में भी, लेकिन सियासत पे तो हम बात करते ही करते हैं। और आज देखेंगे सबसे पहले आज की बड़ी खबर। मंडे है, सियासत की बात है, खबर तकरीबन एक जैसी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सियासत में हलचल लगी रहती है, तो इसलिए हम उस पर बात करते रहते हैं। वही हंगामा खेजी है, वही हलचल है। यूसुफ रजा गिलानी की जीत के बाद वजीर आजम ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। हमें मालूम है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन भी गवर्नमेंट ने वाज़े मार्जिन के साथ जीत ली है, जिसके बाद गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त जो तल्खियां हैं वो बढ़ गई हैं, और एक दूसरे पर जो लफ्ज़ी हमले हैं उनमें तेजी आ गई है। इस सूरत हाल में वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने पीटीएम को लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का मशवरा देते हुए इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए मुज़ाकरात की दावत भी दी है, और साथ साथ ये भी बावर कराया कि ऑपोजिशन के केसेस पर कोई बात नहीं होगी।
चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के बाद पीडीएम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। शिकस्त के बाद पीडीएम में बयानी की खलीज बढ़ने लगी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी खबरें आ रही है कि इख्तलाफात हो रहे हैं। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ऑप्शन फौरी इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो फोकस है वो इन हाउस तब्दीली पर है। ताहम पीडीएम का अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। और उधर बात की जाए मरियम नवाज की, और नैब की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हो गया नैब मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए, और आज लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चौधरी शोगुल मिल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की समाअत कर रहा है। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा हम पूछते हैं कि वो इस सियासी दर्ज हरारत, वैसे तो मौसम बड़ा मुनासिब है इस्लामाबाद में, लेकिन सियासी दर्ज हरारत बढ़ता जा रहा है। जून से पहले ही बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मंसूर से जरा पूछते हैं वो क्या सोच रहे हैं। मंसूर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स ऑल। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जैसा कि मैंने कहा कि वैसे तो इस्लामाबाद में हमने सुना है कि बारिश भी हुई है पिछले 2 दिनों में, मौसम बड़ा अच्छा रहा, लेकिन सियासी मौसम कतन अच्छा नहीं हो रहा। खास तौर पे बरोज जुम्मा जो हमने देखा उसके बाद की जो सूरत हाल है मंसूर, तो अब ये किस जानिब जा रहा है? खास तौर पर हम एहतजाजी सियासत की जब बात करें, क्या रंग सामने आ रहा है आने वाले दिनों में हमारे सामने? देखिए, इस वक्त हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान जो है ये पिछले 2 हफ्ते से जो दंगल चल रहा था, जिसमें सेनेट के इलेक्शंस थे, उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो इलेक्शंस थे, इसमें से मेरे ख्याल में दोनों साइड्स जो हैं वो काफी ब्रूज्ड और जीती भी हैं, लेकिन काफी जख्मी भी हुई हैं। कौमी असेंबली के अंदर जो है वो इमरान खान साहब को इस बात का ये पता लग चुका है कि मेरे पार्टी के अंदर, मेरे ग्रुप के अंदर 16 बागी मौजूद हैं, लेकिन सेनेट के अंदर जो है वो अपोजिशन को भी इस बात का पता लग चुका है कि हमारे यहाँ भी कम से कम 7 बागी मौजूद हैं जिन्होंने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो है वो हुकूमत के उम्मीदवार को वोट दे दिया था। तो दोनों साइड जो है वो अपने अपने बागी ढूंढने में जो है वो अब लग चुकी हैं, लेकिन अगर इनको पता लग भी गया तो गालिबन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगी, क्योंकि इनको पता है कि अगर ऑपोजिशन एक अपनी तहरीक चला रही है और हुकूमत ने चूंकि अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना है, तो वो उन 16 बागियों के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकती। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि अब लॉन्ग मार्च और धरने की तैयारियां जो है वो ऑपोजिशन की जानिब से जारी है, और कल इस सिलसिले में पीडीएम का एक बड़ा अहम इजलास जो है वो होने जा रहा है। ठीक हो गया मंसूर, जिस तरह से आपने लॉन्ग मार्च और धरनों की बात, कल हमने फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट भी देखी और फिर शिबली फराज साहब ने भी कहा कि अब इनको मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, धरना या लॉन्ग मार्चेस को मंसूख कर देना चाहिए। पीडीएम के बयानिए के हवाले से पहले भी काफी एनालिस्ट कह रहे थे कि कमजोर पड़ता जा रहा है और काफी मामलात इस तरह से। क्या लगता है, सेनेट इलेक्शन हो, उसके बाद ये वाले मामलात हो, चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन जीता है, अब क्या पीडीएम का बयानिया मजीद कमजोर हुआ है या इसके अंदर जो कुछ चेंजेस देखने में एक्सपेक्टेड हैं? मेरे ख्याल में पीडीएम जो है वो इमरान खान साहब को 1 पंच नॉकआउट नहीं करना चाहती। वो ये एक कैरी फॉरवर्ड सिलसिला करेगी जिसमें टच एंड गो वाला मामला होगा, अपने जलसे जुलूस होते रहेंगे, ये लॉन्ग मार्च भी होगा, लेकिन इमरान खान साहब ना तो घर जाएंगे और ना ही इनको घर भेजना चाहते हैं, जो कम से कम पीडीएम के जो सीनियर रहनुमाओं से मेरी गुफ्तगू हुई है। अलबत्ता वो ये जरूर है कि वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, ये खबरों में रहना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि लोग जो है वो हमारे बयानिए को सुने जरूर, क्योंकि अवाम जो है, आम अवाम वो महंगाई से तंग आई हुई है, तो उस महंगाई से वो जो तंग आई हुई अवाम है उसको जो है कुछ ना कुछ ऑपोजिशन जरूर मिलती रहे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। ठीक है, अच्छा, एक तो इससे पहले भी बात कर रहे थे, आपने कहा कि दोनों जमातें अपने अपने बागी ढूंढ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो इस्तीफों का ऑप्शन है इस वक्त, वो ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ी हॉट न्यूज वही है कि इस्तीफों का ऑप्शन क्या इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब, जिनका बहुत बड़ा नंबर है ऑब्वियसली पार्लियामेंट के अंदर, और फजल रहमान साहब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो इस बात पर मुसर हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी इसको डिफरेंट एंगल से ले रही है। इस वक्त आपके तज्जिए के मुताबिक कौन ठीक सोच रहा है पाकिस्तान की मौजूदा सियासत को देखते हुए, पीपल्स पार्टी या मौलाना साहब और पीएमएल? देखिए, 3 मुख्तलिफ चीजें हैं जिसके ऊपर इस वक्त पीडीएम की जमातों के अंदर जो है वो डिस्कशन हो रही है। मैं आपको उसमें तीनों में चीजें बता देता हूँ। एक तो आपने जो इस्तीफे की बात कही, राइट नाउ कम से कम आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये ऑप्शन को सीरियसली कंसिडर नहीं की जा रही, और इसके अंदर सबसे बड़ी जो रुकावट है वो गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। एक दूसरी ऑप्शन जो डिस्कस की जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, जो दरअसल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक प्रपोज्ड एजेंडा था। लेकिन मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज इस सिलसिले में बिल्कुल भी सीरियस दिखाई नहीं देती, ना वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। वो ये समझती हैं कि अगर हम ये चेंज लाएंगे भी तो हम काफ लीग के जरिए लेकर आएंगे, और काफ लीग जो है फिर सीएम की सीट मांगेगी, और ये हो नहीं सकता कि हम इस
असेंबली के अंदर सबसे बड़ी जमात हो और सीएम की सीट जो है वो हम किसी छोटी जमात को दे दें, तो हम इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए वैसे ही बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ऑपोजिशन को जो है वो ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिल रही है। और तीसरी चीज जो डिस्कस हो रही है, जो कि कल इस इजलास के अंदर भी एजेंडे में डिस्कस होगी, वो ये है कि ये जो लॉन्ग मार्च होना है इसका टारगेट इस्लामाबाद होगा या रावलपिंडी होगा। मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तो पिंडी जाने के लिए मसर है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज की तारीख तक कम से कम इस मामले पे खामोश है, वो अपनी राय नहीं दे रही। कल शायद वो अपनी राय इस मामले पे जरूर दे। तो मंसूर, ये एहतजाज पीडीएम के गले की हड्डी नहीं बन गया? ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, एहतजाज से हासिल भी कुछ नहीं हो रहा, छोड़ भी नहीं सकते कि छोड़ देंगे तो वही बात है कि लोग क्या कहेंगे। तो आपको क्या लगता है? और आप ये ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ एहतजाज नहीं, ये जो आपने पहले इस्तीफों की बात की थी, इसके ऊपर भी हुकूमत की जानिब से इनके ऊपर ताने दिए जा रहे हैं कि आप इसके ऊपर बहुत बड़ा यू टर्न ले रहे हैं। हमें नहीं पता अब आप इस्तीफे दें, आपने इस्तीफों कहा था अब आप इस्तीफे दें, लेकिन उसमें से अब ये ऑलरेडी जो है वो निकल चुके हैं। अब मेरे ख्याल में इस एहतजाज के हवाले से भी वो बहुत बड़ा शो नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे रमजान शुरू होने वाला है। ये एक छोटा शो होगा, ये अपना शो करके आराम से घरों को चले जाएंगे। वही बात है ना, इफेक्टिवनेस उसकी वो नहीं रही। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हम हमेशा अपने शोज में, आपके साथ भी बल्कि कई बार बात हुई है जब भी, कि इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए या इमरान खान साहब की कॉन्टीन्यूटी के लिए सबसे बड़ा मसला ओपोजिशन तो कभी रही ही नहीं है, या दीगर मामला तो कभी रहे ही नहीं है। सबसे बड़ा मसला उनकी अपनी गवर्नेंस रही है, महंगाई के मसाइल रहे हैं। और वो मंसूर जो कि तू है, आज भी प्रोपोज समरी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 5-6 रुपए इजाफा हो सकता है पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में, और सो ऑन एंड सो ऐसे ही चल रहा है। तो ये तो मामला ऐसे ही है। तो इस पे लगता है आपको कि इमरान खान साहब को ये चैलेंज नहीं लगना चाहिए और असल चैलेंज की तरफ उनको आना चाहिए, जिस जाने वो नहीं आ रहे अभी तक? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरा ख्याल में यही एक चीज है जो हुकूमत के सबसे ज्यादा खिलाफ जा रही है। ये वही सेंटिमेंट है जिसको पीडीएम की जमातें भी जो है वो कैश करने की कोशिश कर रही हैं। मेरा ख्याल में अगर पिछले कम से कम 1 साल में उठा के आप देखें तो 365 दिन होते हैं, तो शायद इमरान खान साहब ने अब तक 365 मीटिंग्स इसके ऊपर चेयर कर ली होंगी कि हमने महंगाई पे किस तरह काबू पाना है। और इनके अपने वुज़रा जो है वो एडमिट भी करते हैं इंटरव्यूज के अंदर कि इस पे हम लोग बिल्कुल नाकाम हो रहे हैं इस चीज के ऊपर। आप चीनी की प्राइस देख लें, कराची के अंदर आज 110 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। आप चिकन की प्राइस देख लीजिए, वो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो कोई ठोस इकदाम नहीं हो रहे, और जब आगे रमजान आएगा तो लोग तो उससे डर रहे हैं कि तब उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। तो इमरान खान साहब तो मेरा ख्याल में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कमजोर कर रही है तो वो अंदर ही अंदर इनकी अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस है। ऑपोजिशन शायद इतनी बड़ी दर्द-ए-सर ना बनेगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मंसूर अली खान, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया और अपना तज्जिया दिया, हवाले से एनालिसिस तोड़ना बड़ा कंप्रीहेंसिव दिया। और जो पीडीएम अब असल में जिस तरह की हुकूमत की परफॉर्मेंस है, खास तौर पे गवर्नेंस या महंगाई को लेकर, तो इस पे अब एनालिसिस हम सब साफियों के लिए काफी आसान होता जा रहा है। हमें पता है कि जब व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स, हुकूमत उसमें जीत जाती है, हुकूमत मैनेज कर लेती है। कैसे करती है हम इसको आप बेहतर समझते हैं, तज्जियाकार इस पे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस या आवाम के मसाइल, तो हम सब चूंकि आवाम में से, तुम्हें पता है कि हुकूमत उसको हल नहीं कर पा रही है। लाहौर में कूड़ा खत्म नहीं हो रहा, महंगाई बहुत सारे इश्यूज ओरिजिनेट होना शुरू हो गए, जो पहले का शायद हम लोग सब उस पे बहुत सैटिस्फाई थे, बट अब बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हाईलाइट करने की जरूरत है और सॉर्ट आउट करने की भी जरूरत है। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे कुछ लाहौर की। बिल्कुल, शहर लाहौर में कराची की हालत नजर आ रही है। कचरा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। LWMC ने 4 अरब रुपए की खती रकम से नई गाड़ियां लेने का फैसला किया है, जबकि दूसरी जानिब शहर लाहौर से उसके हवाले से बात की, जो कचरा उठाने का काम जारी है, मगर कई इलाकों में अभी भी कचरा मौजूद है। और कचरे की वजह से जो मसाइल है वो हम सबको हमें अंदाजा है कि ताउन है। एग्जैक्टली, टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट है, हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। अफजाल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पे मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले भी इसके हवाले से डिस्कशन की थी कि शहर में जगह जगह हमें कचरा नजर आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, चूँकि मैं तो इस वक्त जो है जेल रोड पर मौजूद हूँ और हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो सफाई की सूरत हाल देखने के बाद आपसे बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से अभी तक चूँकि लाहौर शहर में तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। आज मंडे को शुरू किया था, लास्ट मंडे को, अब आज भी मंडे ही है। तो इस हवाले से एक वीक से ज़्यादा जो है वो वक्त गुजर चुका है।
तो लाहौर में इस वक्त 60% जो है वो कूड़ा उठाया जा सका है, जबकि 40% कूड़ा अभी भी लाहौर के गली कूचों में और शाहराहों पे नजर आएगा, जो आपको वीडियो स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। इसी तरीके से जो है सूरत है लाहौर शहर में जो मसाइल हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। बागों का शहर लाहौर, जहाँ पे इसकी तारीख गवाह है कि ये लाहौर हमेशा खूबसूरत और बागों का शहर तस्वर किया जाता है, लेकिन कुछ अरसे से जो है वहाँ कूड़े किकर के ढेर हैं, ताफन और बदबू की वजह से शहरी अच्छा अफजाल, ये जो कूड़ा उठाने का अमल शुरू हुआ है, सिर्फ हमें ये बताइए कि क्या ये महज मौजूदा जो कूड़ा मौजूद है इसको उठाने का अमल है, या गवर्नमेंट ने कोई मैकेनिज्म बना दिया है और अब ये साइकिल चलता रहेगा, कूड़ा उठता रहेगा, जो 60% भी उठा है? इस हवाले से जरा बताइए। एक्चुअली सूरत ये है कि अभी तो चूँकि गवर्नमेंट ने हंगामी तौर पर 2 महीने के लिए प्राइवेट सेक्टर से जो है वो किराए पे जो है मशीनें खरीदी है, जिसकी वजह से लाहौर से बैकलॉग और रोज़ाना जो 5,500 से 6,000 टन जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो उठाया गया है। अभी भी लाहौर में तकरीबन 8,000 से 10,000 टन जो कूड़ा मुख्तलिफ सड़कों पे गली मोहल्लों में पड़ा हुआ है, जिसको बैकलॉग तो उठाई जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर उठाया जा रहा है। तो अभी भी चूँकि कल CEO साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी ने 60% जो कूड़ा उठाया जाए, इसका मतलब है कि 40% कूड़ा अभी भी सड़कों पे गली कूचों में मौजूद है। उसके हवाले से गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी तो बनाई है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से तकरीबन 3.5 अरब रुपये की जो है नई मशीनरी खरीदी जाएगी। लेकिन अभी तक जहाँ तक गवर्नमेंट का देखा जाए तो लाहौर में डेवलपमेंट के हवाले से जो है पिछले साल और 2-3 साल से जारी प्रोजेक्ट भी वो बंद हो पड़े हुए हैं, और जो नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया था अच्छा अफजाल, ये भी बताइए जी, बिल्कुल, ये जो 60% आप बता रहे हैं कि 60% इलाके से उठाया गया, इसमें कोई मेन कौन से इलाके शामिल है? और अभी इस 40%, लाहौर तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा शहर है, फैला हुआ है, तो 40% कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अब भी कोई काम नहीं हुआ, कूड़ा नहीं उठा? कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? आपने बड़ी अच्छी बात की। हमेशा जो है मसाइल गरीबों के लिए होते हैं, तो कूड़ा क्रिकेट भी पसमानदा गुंजान आबादियों में आपको नजर आएगा। अभी हम जेल रोड पे खड़े हैं तो देखें तो जेल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड, रायबंद रोड, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, ये तो एरिया आपको अच्छे नजर आएंगे ना हमेशा की तरह। यहाँ तो चूंकि VVIP लोग जुड़ते हैं बेहतर, लेकिन असल तो मसाइल वो हैं जो पसमानदा लोगों के लिए हैं। वहाँ पे वो आपको हमेशा 40% ये वो इलाके हैं शहर के जिनमें मैंने बताया कि जो है रावी रोड है, दयाल सिंह कॉलेज है, रेलवे रोड है, मकलोल रोड है, इसी तरीके से जो है दयाल सिंह है, इसी तरीके से गड़ी शो है, रेलवे स्टेशन है, मजंग चुंगी है, इस तरह जो है मोनी रोड है, बंद रोड एरिया है, खुखर पिंड है। इस तरीके से ये जो पसमानदा इलाके हैं, समनाबाद कुछ एरिया से, गुलशन आदि में भी कुछ इलाके आ जाते हैं। इसी तरीके से जो है जोहर टाउन से हट के निकल जाए तो टाउनशिप के कुछ इलाके शामिल आ जाते हैं। तो इन इलाकों में अभी भी आपको जो रेलवे कॉलोनी की आबादी ऐसी है जहाँ पे पसमानदा इलाके हैं, आपको जो कूड़ा क्रिकेट नजर आएगा। तो ये इंतजामिया का इन इलाकों में कुछ जिस तरह से आप कह रहे हैं मॉल रोड और मेन जो पोस्ट शाहराहें हैं वहां से तो हटा रहे हैं कूड़ा, लेकिन जो दीगर इलाके हैं वहां पे इंतजामिया की कोई तवज्जो नहीं है, या इलाका मकीन भी शिकायत नहीं करते कि वहां पे इतने मसाइल हैं उनके? देखिए, अपने अभी मीडिया ने जो है तो बड़े अहम इलाकों के, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ की निशानदेही, वहाँ से कूड़ा उठ गया। अरफा क्रीम टावर CM साहब ने नोटिस ले लिया, और कल जो है लाहौर LWMC में वहाँ पहाड़ लगे होते के साथ एक जगह थी, तो वहाँ से कूड़ा दिन रात में उठा लिया गया, क्योंकि CM ने एक्शन ले लिया था। अब CM साहब तो मेन शाहराहों से गुजरते हैं ना, वो थोड़ी पसमानदा इलाकों में जाते हैं। तो जो पसमानदा इलाकों के लोग चूँकि उन्हीं मसाइल से दो चार है, लेकिन LWMC का यह मौका है वो आइंदा इस हफ्ते में जमा जो हफ्ते चल रहे इस हफ्ते के हद तक दावा कर रही है कि इसे उठाया जाएगा। लेकिन अगर हम उसके बुनियाद पर देखें तो लाहौर शहर से कूड़ा उठाने के लिए फौरी तौर पर जो है वसाइल के साथ फंड फराहम करने चाहिए, और जो सियासी और इंतजामी मुदाखलत है हो रही है बोर्ड के फैसलों के बरक्स, वो बंद हो जाए तो, और मुश्किल बुनियादों पे इसको काम को जो है अभी उन्होंने कहा प्राइमरी सतह पे हम उठाएंगे, जबकि सेकेंडरी सतह पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाएगा। ये सारी सूरतें अगर जो वादे किए हैं, जो दावे किए हैं, इस पे अमल होता है, इस पे अमल हो जाए तो शायद हालत बदल ही जाए। बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब, आप हमें आप रहे थे। और जिस तरह से इमरान अभी ये बता रहे थे कि बहुत सारी जो पोस्ट शाहराहें हैं, जैसे हम गुलबर्ग के एरिया की बात करते हैं, एक तो गुलबर्ग जो हम सबको नजर आता है, एक गुलबर्ग की बैक साइड भी है जहाँ पे इस तरह की कच्ची आबादी, और वहाँ पे आप परेशान होंगे कि आप वहाँ पे जाएं और देखेंगे बिल्कुल ऐसी है। हम तो खुद अपनी आंखों से देखते हैं जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई नई चीज नहीं बना सकते, कोई नया सिस्टम नहीं बना सकते, जो पहले बना हुआ है उसको तो आप चला सकते हैं। आप कर क्या रहे हैं? आपने आवाम में नहीं जाना, क्या आवाम को जवाब नहीं देना? आपने आज से 2 साल के बाद नहीं देना किसी ने जवाब। लेट्स सी, टाइम बताएगा। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो और अब बात करते हैं कोरोना की। बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर ने तशवीशनाक खतरे की घंटी बजा दी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में जो मस्बत केसेस हैं और अमवात की शरह में 6% इजाफा हुआ है, जबकि मुसलसल 5 रोज से कोरोना के यौमिया 2500 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ANP के सरबराह असफर यारवली और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात का कोरोना वायरस का वो भी शिकार हुए हैं और कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस आज से पंजाब में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई। बिल्कुल, और पंजाब के 7 शहरों की अगर बात करें तो उनमें आज से 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो 28 मार्च तक जारी रहेगा। लाहौर के 16, गुजरात के 17, पिंडी के 4 और इस्लामाबाद के 3 सब सेक्टर्स को बंद कर दिया गया है। सूबे भर में कारोबारी मराकज आज शाम 6 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। मज़ारात, सिनेमा हाउसेस को भी बंद कर दिया गया है। तफरीही मकामात शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। खेलों की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं, जबकि तमाम दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम किया जाएगा। और अगर हम बात करें इंडोर और आउटडोर तकरीबात की तो उन पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। बिल्कुल, पंजाब में मार्केट्स हफ्ते और इतवार, जबकि इस्लामाबाद में 3 दिन मार्केट्स बंद रहेंगी। ताजरों ने लॉकडाउन से मुताल्लिक हुकूमती फैसलों को मुस्तरद करते हुए वाजे किया है कि हफ्ता और इतवार को मार्केट्स किसी सूरत बंद नहीं करेंगे। कोरोना वबा के पेश नजर कौमी असेंबली सेक्रेटरी के तमाम दफातर 16 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि पब्लिक और खुसूसी कमेटियों के इजलास भी मनसूख कर दिए गए हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से हम आपको अपडेट करें तो पाकिस्तान में वैक्सीन लगाने का अमल जो है वो थोड़ा सुस्त रवि का शिकार है। इसके मुकाबले में खित्ते के दीगर मुल्कों की बात की जाए, चाहे वो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, जो वैक्सीन लगाने की शरह पाकिस्तान से ज्यादा है। आपने वैसे कहा कि थोड़ा स्लो है, मुझे लगता है काफी स्लो है। इसी सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत है डॉक्टर नौशीन हामा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, अभी हम कोरोना के बढ़ते केसेस के हवाले से पहले आपसे अपडेट लेंगे। थर्ड वेव के हवाले से बातें हो रही थी, कहा जा रहा था कि थर्ड वेव इज हियर, और अब हम देख रहे हैं कि जो शरह अमवात है उसमें भी बहुत इजाफा हुआ है। क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में से गुजर रहा है। दिन ब दिन जो है केसेस में इजाफा हो रहा है। हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपेंसी, वेंटिलेटर की ऑक्यूपेंसी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और जैसा आपने अभी खुद बताया है कि जो पिछले 2-3 हफ्ते पहले हमारा जो पॉजिटिविटी रेशियो था वो कुछ 3+ कुछ था और आज वो 6+ हो गया और इट इज कंटिन्यूसली राइजिंग। तो ये ट्रेंड्स जो हैं ये दिखा रहे हैं कि आपके एक्टिव केसेस की तादाद में भी एक वाज़ेह इजाफा हुआ है। डेली पॉजिटिव केसेस जो हैं वो भी आप देख रहे हैं कि तेजी से, पहले जो हम 1000 के करीब पहुंच गए थे अब 2500+ हो गए हैं। तो ये ट्रेंड्स जो हैं ये बहुत खतरनाक है और ये दिखा रहे हैं कि अगर हम लोगों ने प्रॉपर SOPs को फॉलो ना किया और हुकूमत की दी हुई इंस्ट्रक्शंस, NCOC की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना किया तो इसमें मजीद इजाफा हो सकता है और बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये जो वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार है, जिस तरह कोविड केसेस अचानक से बढ़ना शुरू हुए हैं, हुकूमत के पास क्या अमल है कि हम वैक्सीनेशन का अमल भी तेज कर दें और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको इस तरफ लेकर आएं ताकि जल्दी से वैक्सीनेशन हो? जो कि हम मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी वैक्सीनेशन को लेकर कोई खास कैंपेन हुकूमत की तरफ से नहीं देख रहे हैं कि लोगों को इस पे लोगों की तवज्जो दिलाई जाए, तो इसके लिए क्या हिकमत अमली है आपके पास? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये कि चूंकि पहले हमने पॉपुलेशंस को प्रायोरिटाइज किया था कि पहले हमने फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन करके उनको वैक्सीनेशन स्टार्ट की थी, मगर अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा था कि हमारा टर्न आउट जो था वो बहुत लो था। गवर्नमेंट ने इंतजामात पूरे किए हुए थे, हमारे पास वाफिर मिकदार में वैक्सीनेशन मौजूद थी, वैक्सीनेशन सेंटर सारे फाल थे, पर वहां आने वालों की तादाद बहुत कम थी। एक हेजिटेंसी और एक वेट एंड सी वाली पॉलिसी जो थी वो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स में भी चल रही थी कि वो लोग देखना चाहते थे कि कुछ अर्सा ये वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनके ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स हैं। अब हम लोगों ने चूंकि 60+ की भी वैक्सीनेशन खोल दी है तो अब थोड़ी सी पॉलिसी चेंज किया है कि जो लोग विलिंग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग विलिंग थे वो आके लगवाना चाह रहे थे पर उनका नाम जो था वो अभी नहीं आ रहा था स्केड्यूल में, क्योंकि वो एक सिस्टम से चल रहा था स्केड्यूल। तो अब ये 2 दिन से हमने वो उसको प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए अब जिस किसी के पास भी 60+ का ID कार्ड है वो अपना ID कार्ड लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पर आए तो उनको वैक्सीनेशन लग रही है। इससे एक वाज़े इजाफा जो है वो हमें वैक्सीनेशन में नजर आया है। अब इन सेंटर्स पे रश होना शुरू हो गया है, लोग आ रहे हैं फॉरवर्ड और लगवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जब ये वॉलंटियर जो खुद विलिंगली लगवाने वाले जो हैं वो आके लगवा लें, उसके बाद
फिर चूंकि ये नादरा में डाटा मेंटेन हो रहा है, जिन्होंने नहीं लगवाई होगी उनको हम फिर इंशाल्लाह ताला टैप करेंगे और उनको फिर एक सिस्टम के तहत उनको भी ला के लगाई जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी हम थर्ड वेव के हवाले से भी दोबारा उस पर आपसे जानना चाहेंगे। हम यूके स्ट्रेन के हवाले से बात कर रहे थे कि ये आया है, उस वजह से भी थोड़ी सिवियरिटी ज़्यादा है। क्या लग रहा है कि जो थर्ड वेव है यूके स्ट्रेन की वजह से ज़्यादा जो के लिए ख़तरनाक हुई है? जी देखिए, यूके स्ट्रेन की ये है कि इसकी डिजीज की सिवियरिटी उस तरह ज्यादा प्रूफ नहीं हुई थी, मगर इसकी इन्फेक्टिविटी का जो एलिमेंट है कि ये बहुत जल्दी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। ये तकरीबन 70% इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है, ये बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, तो जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। और जाहिर है जब केसेस बढ़ेंगे तो फिर उसी तनासुब से सीरियस केसेस का भी रेशियो ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली ये यूके का स्ट्रेन जो इस वक्त बहुत सारे शहरों में जिसकी मौजूदगी जो है वो कंफर्म हुई है, इट इज प्लेइंग अ रोल, क्योंकि ये बहुत जल्दी और आसानी से इन्फेक्शन फैलाता है। ठीक है, वैसे तो शुरू में हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स थे, डॉक्टर्स थे, और गवर्नमेंट ने इटसेल्फ बहुत अच्छे तरीके से अपनी एफर्ट्स की, हम सब ने मिलकर, और अच्छा फाइट किया हमने इसको। अभी जब थर्ड इसका फेज है और बहुत स्वेयर भी है, केसेस भी 6% पे पहुंच गए हैं, तो हमारी तैयारी क्या, इंतजामी तौर पर हमारे हॉस्पिटल्स तैयार हैं विफाक के अंदर, पंजाब के अंदर? इस वक्त आप इस हवाले से कौम को क्या इत्मीनान दे पाएंगी आप? देखिए जी, हॉस्पिटल्स में जब फर्स्ट वेव ही आई थी तब से गवर्नमेंट ने अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2500 ऑक्सीजन बेड्स जो थे वो सिस्टम में डाल दिए गए थे, वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ा दी गई थी, अपने पैरामेडिक स्टाफ को, डॉक्टर्स को स्पेशल ट्रेनिंग्स दी गई थी इस पेंडेमिक से निपटने के लिए। तो तैयारियां हमारे पास हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स में इनफ स्पेस है, और अभी अल्लाह का बहुत एहसान है कि अभी हमारी पास मजीद स्पेस है। मगर मैं रिक्वेस्ट यही करूंगी आवाम से कि प्लीज SOPs पे अमल करें, ताकि हम उस सैचुरेशन पॉइंट पे ना आए कि जैसे हमने पहली वेव में देखा था कि हॉस्पिटल्स में बेड्स कम होने शुरू हो गए थे और नहीं मिल रहे थे। अभी वो नौबत नहीं आई है, और अभी हमारे पास वक्त है कि हम अपने SOPs पे अमल दरामद करके हम इसके फैलाव को रोकें और वैक्सीनेशन के लिए सामने आए, और सब लोग जो है वॉलंटरली जैसे जैसे उनको उनके एज ग्रुप्स के लिए खुलती जाएगी वो लोग सामने आए। हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले 2 हफ्तों में हम 50+ के लिए भी रजिस्ट्रेशन खोल देंगे, तो लोग खुद से वॉलंटियर करें, आए, वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि जब तक हमारी 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी हम हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंच सकते, और इसका फैलाव रोकना मुश्किल होगा। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, वैक्सीन आने के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा हमारे देखने वालों को कि अभी तो हम जिस तरह से पहली खेप आई थी उसी से केटर कर रहे हैं अपने तमाम तर लोगों को, अब मजीद कब वैक्सीन पाकिस्तान को मिलेगी और उस पर क्या प्रोसीजर होगा? देखिए वैक्सीन ठीक हो गया, थोड़ा सा इशू आया है इंटरनेट का, लेकिन स्टिल डॉक्टर नाशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत, और इस हवाले से बात करी थी। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। जी डॉक्टर साहब आप बोलिएगा। हाँ जी जी। उसके अलावा जो वैक्सीन हमें एज अ गिफ्ट मिल रही है चाइना से या जो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से हमें मिलेगी, उसके अलावा पाकिस्तान ने कैंसिनो बायो की जो प्री बुकिंग कराई हुई थी उसकी भी हमने डोजेस का ऑर्डर दे दिया। ये वो वैक्सीन है जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए थे। अच्छा। और उनके साथ हमारी एक एग्रीमेंट था कि प्री बुकिंग एग्रीमेंट होता है कि जब वो ट्रायल्स करते हैं तो फिर वो बाउंड होते हैं कि हमें वो वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करें, तो उसकी हमारी प्री बुकिंग हुई हुई थी, उसके लिए भी ऑर्डर, कैंसिनो बायो के लिए भी ऑर्डर प्लेस हो गया। तो इंशाल्लाह ताला ये अब सेकंड क्वार्टर में हमारे पास मजीद वैक्सीन की खेप आ जाएंगी और इंशाल्लाह वो इनफ होगी। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ड्यूरिंग ट्रैवल ज्वाइन किया, आप ट्रैवल करी थी, हमने आपको डिस्टर्ब किया और आपने हमें डिटेल से आगाह किया। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हमारे साथ मौजूद थी, वो सिवियरिटी के हवाले से भी बता रही थी इस वक्त कंडीशन क्या है। हॉस्पिटल्स के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी इमरजेंसी पॉइंट पर हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका मरीज या आप खुद भी अगर आप कोरोना का शिकार होते हैं इस हद तक ना हो कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट देसी फूड की, और आज देसी फूड डिफरेंट होने वाला है। बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आज आपको जश्न बहारा के अंदर फरियाल राना लेकर जाएंगी और वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है आपके लिए फूड्स को लेकर। ओबियसली लाहौर है तो कुछ ज़बरदस्ती होगा, आपको दिखाते हैं आज का देसी फूड। नाजरीन, आप लोग मुझे बग्गी
बग्गी में बैठे देख के ये सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ आई हूँ। आज मैं देसी फूड का जो सेगमेंट है वो ना तो किसी रेस्टोरेंट में करूँगी और ना ही किसी कदीमी दुकान पे, बल्कि आज मैं आई हूँ लाहौर के जिलानी पार्क में, जहाँ पर बाहर आते ही यहाँ पर PHA की तरफ से जश्न बहारा का जो मेला है वो सज जाता है और साथ में ही शुरू हो जाता है फूड फेस्टिवल। आज देसी खाने कौन से यहाँ मिल रहे हैं, चले आए चलकर देखते हैं। नाजरीन, यहाँ आप पीछे देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा देसी खानों के स्टॉल लगे हुए हैं। हर तरह का यहाँ से पान मिल जाएगा, आपको टिक्के मिलेंगे और कढ़ाई वगैरह, हर तरह का जो देसी खाना है वो ज़रूर मिलेगा। नाजरीन, यहाँ पर बहुत तरह के स्टॉल लगे हुए हैं और हर स्टॉल पे कोई ना कोई देसी खाना खाने को ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो तंदूर लगा हुआ है वहाँ पर बनते हैं नान। यहाँ पर फ़िलहाल तो रखा हुआ है आलू वाला नान, लेकिन आप मुझे बताएं क्या आप आलू वाले नान के अलावा कौन कौन से नान लगाते हैं? कीमिया नान जी, सादा नान है, लोगों नान। अच्छा, और कौन से नान की डिमांड सबसे ज़्यादा है? कीमिया नान जी। नाजरीन, यहाँ पर लाल कतलमे और पठूरों का स्टॉल लगा हुआ है। चलिए आइए लोगों से पूछते हैं कि उनको यहाँ के कतलमे और पठूरे कैसे लगते हैं। आपको यहाँ पे जश्न बहारा का जो फेस्टिवल है कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। देसी खानों की शौकीन हैं आप? नहीं, इतनी नहीं, बस खा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी आपने कतलमा और पठूरा खाया, क्या अच्छा लगा दोनों में से? मुझे तो यहाँ के चिप्स बहुत अच्छी लगी है, आइसक्रीम भी मैंने खाई है और गोलगप्पे बहुत टेस्टी लगे हैं। फिर ये फेवरेट है, मैंने ये खाया। कतलमे और ये पठूरे? हाँ, ये भी अच्छे लगे हैं। हाँ जी। अच्छा, आप बताएं आपको जश्न बहारा का फेस्टिवल कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई थी और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। देसी खाने कौन कौन से खाए अभी तक? मैंने अभी तक तो भटूरे खाए हैं और आइसक्रीम खाई है। अच्छा, भटूरे कैसे लगे? भटूरे तो बहुत मज़े के थे। आपको फूड में क्या अच्छा लगा? मुझे यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया वो भटूरे खाने का आया है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी टेस्ट की हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यमी टेस्ट था ना मुझे भटूरे का लगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है मुझे मटन कढ़ाई वो भी यहाँ की अच्छी लगी है। और पान जो अभी भी मैंने खाया थोड़ा सा रह गया, ये मैं अभी खा लेती हूँ। तो ये जो है ना ये भी बहुत मतलब मीठा, बहुत आई रियली लाइक इट। ये भी मुझे बहुत मज़ा आया इसको खाने का। यहाँ पर चिकन पुलाव का स्टॉल लगा हुआ है, मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी फिर आपको बताती हूँ कैसा है। नाजरीन, चिकन पुलाव इतना ज़्यादा मज़ेदार है कि मुझे यहाँ पर सारा जो स्टॉल घूम रही थी इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। इस पुलाव की वजह से मेरी सारी भूख ख़त्म हो गई है। अगर आप जश्न बहारा के फेस्टिवल पे आते हैं तो यहाँ से चिकन पुलाव ज़रूर ट्राई करें। नाजरीन, यहाँ पर सब्जी का स्टॉल भी लगा हुआ है और कोयलों पर गर्मा गर्म सब्जी तैयार हो रही है और जो कोयलों की एक हल्की सी खुशबू होती है वो भी आ रही है। आप बताइए मुझे ये कैसे बना रहे हैं आप लाल कतलम? ये कतलम में मैदे का बनता है, ऊपर बेसन लगाते हैं, धनिया लगता है, मिर्चाँ लगती हैं और सूखा धनिया लगता है और क्या डलता है? दाल लगती है। कौन सी दाल? माश की। माश की पीस के लगाते हैं या नहीं, साबुत। इसके अंदर अजवाइन है, जीरा है, काली मिर्चें हैं, बस ये तैयार हो गया। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहाँ डिफेंस से आई हूँ। डिफेंस से आई हैं। अच्छा, अभी आप क्या खा रही हैं? अभी हम लोगों ने कतलम्मा लिया है और साथ ये मलाई बोटी ली है। अच्छा, आपको कतलम्मा कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा है, डिलीशियस है। ये रेयर चीज़ है जो मोस्टली हर जगह तो नहीं अवेलेबल होती, तो मेले वगैरह हो तो फिर उसके अंदर ही होता है। बहुत टेस्टी है। लाल कतलम्मा तैयार हो चुके हैं, इसको ट्राई करते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो लाल कतलम्मा है वो बनाया है। चलिए कुछ और भी ट्राई करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम पेशोर से। अच्छा, ये आप कौन सा कबाब बना रहे हैं? ये पेशोर कबाब। अच्छा, चपली कबाब में जो पठान होते हैं वो चर्बी भी इस्तेमाल करते हैं, आपने किया इस्तेमाल इसमें चर्बी? चर्बी इस्तेमाल किया हुआ है, थोड़ा बहुत चर्बी भी है और बीफ भी। नाजरीन, यहाँ पर गोलगप्पों का स्टॉल भी है। चलिए आए लोगों से पूछते हैं उनको यहाँ के गोलगप्पे कैसे लगे। अच्छा, आपने फेस्टिवल एंजॉय किया? जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आपने अभी गोलगप्पे खाए, कैसा टेस्ट था इसका? जी, एक्चुअली हम हैं भी लाहौरी और गोलगप्पों के बगैर तो कहने के फेस्टिवल अधूरा है। और क्या सोचा हुआ है कि जाते जाते मैंने ये ज़रूर ट्राई करना खाना? हाँ, अभी आइसक्रीम का प्लान है। अच्छा, आपको जश्न बहारा का ये मेला कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है, हर साल लगता है, हम हर साल आते हैं यहाँ पर।
और यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे होते हैं, हम देखते हैं, खाते पीते भी हैं। और इस बार अभी क्या खाया? टिक्के मंगवाए थे और मलाई बोटी मंगवाई थी और बिरयानी थी और हम सब ने डिफरेंट थोड़ा सब कुछ टेस्ट किया। ट्रेडिशनल फूड में क्या पसंद आया आपको? कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई पसंद है। चिकन कढ़ाई। आप मुझे बताएं आपने क्या खाया यहाँ से? गई हूँ, काफ़ी स्टॉल्स विजिट किए हैं, तो बस दिल किया शामी बर्गर खा लिया। तो मेरी मतलब साथ जो थी कजन्स वगैरह, उन्होंने बिरयानी ली थी, बर्गर किसी ने लिया, सब में से मैं तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया है, पेट भर के भी तो कुछ नहीं खाया। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। नाजरीन, लोगों से बातें भी होती रहेंगी और आपको मज़ीद भी खाने खिलाएंगे, लेकिन वो अगले देसी फूड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बारी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड सेगमेंट की, जो कि होता है मंडे के दिन। बिल्कुल, मंडे के दिन। और आज के दिन हम देखते हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब अपने नॉवेल हरामोश नाकाबिले फरामोश के बारे में कुछ बता रहे हैं। क्या है इसके अंदर, देखते हैं आज के निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तारड़ साहब के साथ जिस किताब पर इस किस्त में हम बात करने जा रहे हैं, मुझे इस किताब का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। और उसकी वजह यह है कि तारड़ साहब के साथ सफ़र करने की, वो चंद सफ़र करने की जो सादत मुझे नसीब हुई, उनमें से एक ये सफ़र है और उसकी बड़ी सुनहरी यादें हैं, इसकी बड़ी खूबसूरत यादें हैं। तो तारड़ साहब के साथ जो इस दफ़ा हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हिरामोश नाकाबिले फरामोश। तारड़ साहब, पहला सवाल ये है कि जो नाम है हिरामोश नाकाबिले फरामोश, शिमशाल बेमिसाल, ये जो मौसीकियत से भरपूर शायराना किस्म के नाम हैं, तो इनका कुछ पस मंज़र थोड़ा सा बताइए। ये किस तरह आप ये बड़े खूबसूरत नाम, यानी आप नाम पहले से सोचा होता है या किताब लिख के फिर उसके बाद नाम सोचते हैं, इसका क्या पस मंज़र है? वकार, जिस तरह किसी भी सफ़रनामे का या नावल का आगाज़ मुश्किल होता है ना, वहाँ उसकी बुनियाद रखी जाती जी। इसी तरह नाम भी बहुत अहम होता है। कई नाम मैंने बाद में रखे, मतलब बहाउल लिखने के बाद मैंने इसका नाम रखा। अच्छा। इसी तरह खसो खाशाक ज़माने का बाद में रखा। ठीक। लेकिन दो जगह ऐसी हैं जो मैंने नहीं देखी हुई थी और मैंने फैसला किया था कि जब मैं वहाँ जाऊँगा और अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वापसी पर जो सफ़रनामा लिखूँगा उसका नाम ये होगा। ठीक है। तो एक उनमें थी शमशाल बेमिसाल और दूसरी थी हरामोश नाकाबिले फरामोश। शमशाल का जब ये नाम रखा गया तो आप भी गवाही दे सकते हैं कि बहुत से शमशालियों को जब लोग पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि शमशाल बेमिसाल, मतलब वो उसके नाम का एक हिस्सा बन गया। इसी तरह अब हरामोश के जो रहने वाले हैं बहुत से लोग, उनसे पूछा जाए कि आप कौन सी वादी के यहाँ, तो वो कहते हैं हरामोश नाकाबिले फरामोश। और वो मैं लिख चुका हूँ कि मुतअद्दिद बार मैंने हरामोश को देखा और वो अनएक्सपेक्टेड पहाड़ था स्कार्दू रोड पे जी। और बहुत से लोगों को इल्म भी नहीं है। उनको मैंने बताया कि वहाँ एक ऐसा पहाड़ है जो थोड़ी देर के लिए नज़र आता है, तो किसी ने भी नोट नहीं किया था। लेकिन मैंने 2-3 मरतबा जो देखा तो वो सख्त हो गया और मैं जानना चाहता था कि ये है कहाँ। उसकी जोग्राफिकल सिचुएशन की मुझे समझ नहीं आती थी, ये कहाँ से उभरा है, जैसे यकदम चटील चट्टानों में से एक बर्फ़ का अंबार उभर रहा है, इस तरह मुझे वो दिखाई दिया। गया मैं देर से इसलिए कि वहाँ जाने का कुछ सबब नहीं बन रहा था, तो बाहर तो नाम मैंने इस तरह उसका रखा। हिरामोश नाकाबिले फरामोश है, ये तो आपका पुराना ख्वाब है और इसकी गवाही मैं इस तरह भी दे सकता हूँ कि जब हमारा सफ़र था राकापोशी नगर का, तो हम गिलगित से वापस आ रहे थे, तो आपने ये कहा था हिरामोश की तरफ इशारा करके कि ये मेरा ख्वाब है कोतवाल झील पे एक रात गुजारना, कैंप करना, और अगर फिर मैंने किताब लिखी तो इसका नाम होगा हिरामोश नाकाबिले फरामोश। और ये हिरामोश से कोई 2-3 साल पुरानी बात है। लेकिन आपने हिरामोश का ख्वाब आपका बहुत पुराना था, तो कुछ काफ़ी देर नहीं कर दी हिरामोश जाने में आपने? मैंने तो मतलब जो सीरियस ट्रैकिंग थी वो भी 50 साल की उम्र के बाद जी। मतलब स्नो लेक जैसा दुनिया का मुश्किल तरीन ट्रैक जिसे कहा जाता है, तब भी मैं मतलब है कि 50+ था, ऑलमोस्ट 60 था। तो मेरी ज़िंदगी में बखेड़े भी बहुत हुए ना, बहुत सारी उलझने हुई, कभी यहाँ कभी वहाँ।
तो वो बस थोड़ी सी देर हो गई, और जिस तरह मैंने कहा है कि वो सबब बनना था तो वो बन गया, और वो डॉक्टर एहसन की सूरत में बना, क्योंकि वो पहाड़ों का, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैक उस बंदे ने किया, और कामरान भी था, सारे ये दोस्त थे। तो ये मुझे ले गए, जो कि मैंने लिखा है कि वरगला के ले गए, लेकिन एक्चुअली वरगलाया मैंने उन्हें, मुझे अपने के मुझे साथ ले चलो। तार साहब, वरगलाने वालों में एक कामरान सलीम थे, और कामरान सलीम के हवाले से आपने किताब में लिखा है कि कामरान सलीम और डॉक्टर एहसन ने हरामोश की जो मंजरकशी की वो यकीनन ऐसी थी कि लहलाते खेत हैं और चरते घोड़े हैं और इस तरह की खूबसूरत मंजरकशी और बहुत आसान तरीन ट्रैक है। और कामरान सलीम ने आपको कहा कि अगर ऐसा ना हो या मैं झूठ बोलूँ तो मेरी माँ मर जाए, और वो बाद में मालूम हुआ कि एक्चुअली कामरान की वालदा साहिबा जो है वो बहुत पहले उनकी वफ़ात हो चुकी है। तो ये आपने किताब में इसका जिक्र किया। नहीं, वो बस एक दफ़ा यही एहसास हुआ, किसी ने कहा कि अल्लाह करे मेरी माँ मर जाए, और वो पर हमने जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती थी तो फिर हमें एहसास हुआ कि हम से बेशतर की माएँ वैसे ही मर चुकी हैं। और वो माओं को मुझे ऐसे ही थोड़ी सी एक बात याद आ गई जी जी कि वो एक शाह हुसैन की काफ़ी है, माए नहीं मैं किनू आखा दर्द छोड़े दा हाल नहीं जी। उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनकी माएँ हाल रही में मरी हों उनको ये काफ़ी सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी वालदा का जब इंतकाल हुआ था तो मॉर्निंग ट्रांसमिशन में कर रहा था, बाद में तो 2 हफ्ते गुजर चुके थे, तो ज़ैदी साहब ने हमको ही एक लोकगीत लगाते थे, तो मुझे नहीं पता था, कोई भी लगा देते तो मैं अनाउंस कर देता, तो मैंने अनाउंस किया कि ये, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये काफ़ी, तो वो जब लगी है तो माए नहीं मैं किनू आखा दर्द छोड़े दा हाल, तो एकदम मेरी आंखों में आंसू आ गए, और वो रिकॉर्डिंग जो कैमरा उन्होंने डिवर्ट किया तो अपने माओं का अपने बात शुरू कर दी। तो वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी माएँ होती हैं, तो हम इसलिए वो लाइट मूड कह देते हैं कि मेरी माँ मरे, अगर ऐसा हो तो मर चुकी। मुझे तार साहब याद नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस मेरे जहन में आ रहा है आपकी किताब का, जब आप स्कर्दू रोड पे थे तो ड्राइवर ने कुछ इस तरह की कॉफ़ी लगाने की कोशिश की थी, तो आपने उसको भी मना किया था जी। तो यकीनन, लेकिन हम इस अफसरदगी की कैफियत से निकलते हुए हिरामोश का जब हम सफ़र स्टार्ट करते हैं आपके घर पे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब हम आपके घर से निकले और गाड़ी में बैठे तो आपने मुझे कहा था कि ये ड्राइवर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि हमें स्कर्दू पहुंचा पाए, और दूसरा जो गाड़ी है इसकी हालत भी मुझे मखदूश नज़र आती है। तो मुझे खैर इतना आइडिया नहीं था, लेकिन ये ज़हन में ज़रूर था कि आपका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है इस हवाले से। वो बाद में खैर सब कुछ सच साबित हुआ, लेकिन ये पहचाना कैसे था आपने ड्राइवर को कि ये हमें पहुंचा नहीं पाएगा स्कर्दू या इतनी दूर सफ़र के लिए? ये मेरा ख्याल एक्सटेंसिव जो ट्रैवलिंग है, और ज़्यादातर नॉर्थ, आप ड्राइवर से थोड़ी सी गुफ्तगू करके आप जान सकते हैं कि ये किस नौइयत का ड्राइवर हो, और उसमें मुख्तलिफ किस्में हैं। मसलन मुझे याद है कि मरूम बेग साहब, GM बेग, वो उन्होंने मुझे किसी जीप पे बिठाया, पता नहीं मैंने कहाँ जाना था, तो मैं ज़रा वरीड था शुरू में, तो कहने लगे तार साहब आप फिक्र ना करें, ये देखें ये शख्स जो है मिडिल एज, तो ये सारी उम्र ड्राइविंग करता रहा है, अगर ये ख़तरनाक ड्राइवर होता तो ये मिडिल एज तक पहुंचता ही नहीं। चुनांचे आप ये देखते हैं कि इसकी उम्र क्या है, अगर नौखेज़ है तो उसके ऊपर डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन ये तो ड्राइवर अजीब व गरीब था ना। मतलब आधी रात के वक्त वो आया मेरे घर के बाहर, इधर उधर घूम रहा है, मुझे कहते हैं ये कौन सा इलाका है, मैंने बताया, अच्छा साहब जी जाना कहाँ है, मैंने कहा स्कर्दू है, कहते वो किधर है जरा सर। अब एक बंदे को आपने अगर डिप्यूट किया है नॉर्दर्न एरिया जाना, उसको पता ही नहीं कि स्कर्दू, तो मैंने कहा वो इधर गिलगित की तरफ है। अच्छा, मैंने कहा कभी गए हो? नहीं गया तो नहीं हो, तो चले चलेंगे। तो उसी वक्त मैंने कहा कि ये मसला है, और उसकी वैगन की भी जो थी उसने स्टार्ट की हुई थी, तो थोड़ा सा तजर्बा मुझे कारोबारों का भी है, सबको ही होता है, तो उसकी जो नरमगी थी
उसमें खराश आ रही थी। जिस तरह नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में कभी कभी खराश आ जाती थी, तो वो खराश बड़ी ख़तरनाक साबित होती है क्योंकि उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कलर कहार जब हम पहुँचे हैं वो गाड़ी ख़राब हो गई, उसके बाद क्योंकि हम पहले वो पहाड़ी से इलाके में थे और रात का टाइम था, सुबह से काफ़ी पहले, यानी अभी अंधेरा था और हम पत्थरों के ऊपर बैठे हुए हैं और लेटे हुए हैं, और उसके बाद फिर हम आगे रेस्ट एरिया में गए और उसके बाद दिन 10, 11, 12 बज गए थे जब हमारी कोस्टर जो दूसरी वाली थी वो आई। और मैंने देखा कि आपने बड़ा सब्र से और बड़ी, जिसको कहते हैं, बर्दाश्त से काम लिया। ना आपने कामरान सलीम को कोई डांटा, ना मतलब किसी ऐसे बंदे को नहीं डांटा जिन्होंने ये गाड़ी और इस ड्राइवर का बंदोबस्त किया था स्कर्दू रोड जाने के लिए। वकार आप साथ थे, बेसिकली ये होता है कि जब आप सफ़र पे निकलते हैं ना, तो वो जिस तरह वारिस शाह का मैंने वो शेर दर्ज किया हुआ है निकले तेरी तलाश में के आगाज़ में कि कूंजा वांग ममोलियां देश छड़े असां ज़ात सफ़ात पे पेश किया। जब आप सफ़र पे निकलते हैं तो आपकी ज़ात भी ख़त्म हो जाती, आपका भेस जो भी है और सिफ्तें भी तमाम, जो भी आप फिक्सेशन होती है कि वाशरूम ऐसा होना चाहिए, तो वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। आप एक नया जो सेट है इखलाकियात का जी या रद्द अमल का, उसके साथ चलते हैं। आप उसी तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। पहली जो हमारा नाइट स्टे था सर वो नारान में था। नारान में हमने क्याम किया PTDC के मॉडल में, और नारान के हवाले से आपने लिखा हुआ है कि 1950s में आपको पहली दफ़ा नारान जाने का इत्तेफाक हुआ। जी 50s का और आज का नारान, मतलब नारान तो ये हालत है कि आज से 10 साल पहले जो नारान गया है और आज अगर वो नारान जाए तो वो नहीं पहचान सकता। तो चीज़ आएगी कि 50s का नारान जो है तो कितना बड़ा फ़र्क था जो कि आपने नोट किया नारान में, यानी अगर आप याद तो करते होंगे कि 50s में जब आप गए थे तो उस वक्त का नारान कैसा था? जो 50s में मैं गवर्नमेंट कॉलेज की किशनगंगा एक्सपीडिशन पे गया था एज ए ट्रैकर या माउंटेनियर कह लें, तो उस वक्त नारान में कुल 2 होटल थे, कुछ गुजरों के झोंपड़े थे दरियाए कुनहार के किनारे, एक बुलंदी थी कहीं, वहाँ पे कोई एक घर था किसी का, और एंट्री पे वैली के, अब तो वैली रही नहीं ना, अब तो आप एक जो मकानों और होटलों का वाहिया जमघटा है, और मतलब कढ़ाई गोश्त और उनके जो लाशें लटक रही हैं मुर्गों की और वो सारा, उसमें आप दाखिल होते हैं और पंजाबी गाने लगे हुए हैं। वो वादी तो उसके अंदर कहीं दफन हो चुकी है। तो मैं उस वादी में गया था और एक रेस्ट हाउस था, इसके सिवा कुछ था ही नहीं, PTDC तो था ही नहीं। चुनांचे उस नारान की यादें वहाँ जाके नहीं ताज़ा होती, वो अब तन्हाई में बैठ के जब आप उसको रीबिल्ड करते हैं पूरी वादी को, तो फिर वो यादें ताज़ा होती। नारान की बात सर हम बाबूसर टाप जाते हैं, और बाबूसर टाप जो है आपने पहली दफ़ा देखा, एक तो सवाल मेरा ये है कि बाबूसर टाप आपको कैसा लगा। दूसरी बात ये है कि आपने ज़िंदगी में इतने सफ़र किए हैं नॉर्थ के और शुमाल के, और आपने कभी आपके ज़हन में नहीं आया बाबूसर की तरफ से जाने का, मतलब उसकी क्या वजह थी? यानी कराकोरम हाईवे की आपको कोई ऐसा ख़ास इश्क है या आदत पड़ी हुई थी, यानी बिशाम, दासू, पटन जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक शुमाल का जो टूर है वो कंप्लीट नहीं हो सकता? ये फिक्सेशन हो गई थी मेरी। मेरा ख्याल है कि ये दिमाग के कल पुर्जों में आपको पता ही है कि थोड़ा सा फतूर तो बाहर तौर शुरू से है, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि आई हैव ग्रोन एक्स्टम्ड टू योर फेस, एक गाना है माय फेयर लेडी का, कि मुझे तुम्हारे चेहरे की आदत हो गई। तो मुझे कराकोरम हाईवे की आदत हो गई थी, और वो अगर मैं किसी और तरफ से जाऊं तो मेरी तसल्ली नहीं होती थी, क्योंकि कराकोरम हाईवे की तरफ जब आप सफ़र करते हैं तो बिशाम आता था जी। बिशाम के बगैर मेरे किसी भी ट्रैक का आगाज़ नहीं हो सकता था। नाजरीन, हेरामोश नाकाबिले फरामोश एक ऐसा सफ़र है जो नाकाबिले फरामोश सफ़र है, ये कभी नहीं भुलाया जा सकता। मतलब मैं तो इसको कभी, इसका एक एक इमेज जो है, एक एक इसका जो मंज़र, एक एक तस्वीर जो है वो मेरे जहन में इसी तरह महफूज है जो तार साहब के साथ सफ़र किया था।
ये बहुत ही हैरान कुन, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरप्राइजेज़ वाला सफ़र है। ये सफ़र जारी है और अगली किस्त में हम फरामोश नाकाबिल फरामोश का ये सफ़र जो है ये जारी रखेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात करते हैं। अब हमारे शो का एक अहम हिस्सा है, हम मौसमियाती तब्दीली को ज़ेर नज़र रखे हुए हैं। बहुत ज़रूरी मौजू भी है। मुल्क के बालाई इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पे बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से मौसम सर्द हो गया, लेकिन दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी इस वक्त शदीद मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाला मुल्क है। बिल्कुल, रवा साल जनवरी से पंजाब और सिंध में बारिशें ना होने से सूरत हाल तशवीशनाक बताई जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आमतौर पर मुल्क में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में बारिशें होती है, लेकिन इस बार मगरिब से बारिश के सिस्टम कम आए हैं, जिसके बायस बारिशें ना होने के बराबर हैं। महकमा मौसमियात ने जनवरी 2021 को 1961 के बाद खुश तरीन महीना करार दिया है, जबकि फरवरी 2021 का महीना पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड गर्म और खुश तरीन महीनों में से एक रहा है। इस महीने में बात की जाए तो कौमी सतह पर बारिशें मामूल से जो कि 84% कम हुई है, जिसके असरात माहौलियात, ज़राअत और जो पानी के ज़खायर हैं उन पर भी पड़े हैं। इस हवाले से हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। डीजी मेट ऑफिस हमारे साथ डॉक्टर खालिद मलिक साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये जो एक तो रीसेंट सिचुएशन है मौसम की, पिछले कुछ दिनों में हमने एक सर्दी की लहर देखी है पाकिस्तान के बालाई इलाकों के अंदर, इसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है और क्या इस दफ़ा गर्मियाँ ज़्यादा तवील और शदीद होने जा रही हैं? देखिए नॉर्मली जो विंटर के मंथ होते हैं, इसमें अगर हम जनवरी से स्टार्ट लें तो हमारे पास मार्च जो है वो एक ऐसा महीना होता है जिसमें अच्छी रेन्स होती हैं और उस अच्छी रेन की वजह से आपके पास स्नोफॉल जो है वो भी एंड पे होती है और वो भी काफी अच्छी हो जाती है। इस दफा हमारे पास जनवरी फरवरी दोनों ऑलमोस्ट ड्राई गए हैं और फरवरी में भी मार्च में भी हमारे पास उस तरह की रेन अभी तक नहीं हुई जिस तरह की होनी चाहिए। ये एक रेनी स्पेल आया था जिसने नॉर्दर्न और थोड़ा सा सेंट्रल को टच किया और नॉर्दर्न एरिया में स्नोफॉल भी उसने दी, लेकिन अभी भी जो हमारी डेफिशिएंसी है जो जिसकी वजह से वाटर डेफिसिट है वो अपनी जगह कायम है और अभी भी हमारे पास स्नोफॉल जो है 50% कम है नॉर्मल रूटीन से। 50% कम है? जी 50%, जिसकी वजह से डायरेक्ट जो है वो स्ट्रेस वाटर पे है और वाटर रिजर्वायर पे है। आने वाले दिनों में समर में हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वाटर रिजर्वायर को भरने में, क्योंकि अगर ज्यादा मेल्टिंग हो जाती है तो आपके पास जो एक्यूमुलेशन में सोर्स पड़ा होता है वो वीक हो जाता है। तो उस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इस दफा आने वाले गर्मियां जो है उसमें वाटर स्ट्रेस रहेगा। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर्स की, तो टेम्परेचर्स हमारे पास अभी भी नॉर्मल से स्लाइटली अबव नॉर्मल है। इस रेन की वजह से जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे तो थोड़ा सा नॉर्मल की साइड पे आ गए, लेकिन अगर आप साउथ की साइड पे देखें जिसमें सिंध है या साउथ पंजाब है तो वहां पे अभी भी टेम्परेचर जो है वो अबव नॉर्मल है और इसकी वजह से आपकी जो समर है वो जरा जल्दी स्टार्ट होने के चांसेस हैं और जो आपका स्प्रिंग है जो आपका अच्छा एक खुशगवार मौसम होता है वो स्क्वीज होके कम हो जाता है और एकदम समर आ जाता है। अच्छा, ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं ऑब्वियसली अनयूजुअल है, इसका हमारी फसलों के ऊपर क्या असर होगा? जो फसलें इस वक्त चल रही हैं, बो दी गई हैं या कटने वाली हैं, ओवरऑल इसका हमारी ज़राअत के ऊपर क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए इसमें दो चीजें हैं, अगर तो अब रेन होती है तो वो फसलों को नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि अब फसलें ऑलमोस्ट मैच्योर स्टेज पे आ चुकी हैं। हम ज्यादातर बात करते हैं वीट की क्योंकि हमारे पास वीट जो है वो ऐसी ग्रेन है जिसकी वजह से हमारा जो है वो इकोनॉमी उस पर असर करती है। अब इस टाइम तो रेन होना उनके लिए नुकसानदेह है, लेकिन अगर अभी जो उसको पानी की कमी की वजह से जो मैच्योर हुई है उसमें दाना उनका छोटा रहेगा और हम ये कह सकते हैं कि पैदावार में कमी होगी। लेकिन अब जब आपके पास टेम्परेचर शूट अप करेगा तो फिर डस्ट स्टॉर्म आएंगे, ज्यादा विंड चलेगी तो वो जो है वो खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ना इस वक्त बारिश अच्छी और ना आने वाले तूफान। ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा राइज ना करे और नॉर्मल हमारे पास मार्च या 15 डेज ऑफ अप्रैल के गुजर जाएं तब हम इस जो फसल तैयार पड़ी है इससे हम ज्यादातर यील्ड ले सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद हमारे साथ मौजूद थे, डीजी मेट और मौसम के हवाले से और माहौलियाती तब्दीली के हवाले बिल्कुल बता रहे थे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।
वेलकम बैक। अब बात करेंगे कुछ कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि बड़ी आंत के सरतान के हवाले से। बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। खुराक के हवाले से कहा जाता है कि खुराक का बड़ा इसमें अमल दखल है, लेकिन ये कितना है और क्या ये बीमारी मौरूसी भी हो सकती है? हर साल मार्च के महीने को कोलोरेक्टल कैंसर के हवाले से उसकी आगाही के तौर पर मनाया जाता है। और इस बड़ी आंत के कैंसर के हवाले से अगर बात करें तो अब तक पाकिस्तान में इसकी क्या रेशो है, क्योर कैसे किया जा सकता है, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिसको हम अपना कर इससे बचत हो सकती है, ये सारा जो एक मौजू है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और डॉक्टर ताबिश चावला हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब की तरफ जाने से पहले हमारे पास इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर डॉक्टर साहब से बात करते हैं। कैंसर या सुरतान एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका ताल्लुक इंसानी खुलियात की तेज और बेहंगम बढ़ोतरी और इसमें इजाफे से होता है। कैंसर की बेशुमार मुख्तलिफ इकसाम में से एक कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत का सुरतान भी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 लाख अफराद में से 20 से 30 इस मर्ज का शिकार होते हैं और इनमें से भी 90% में खून का इखराज बड़ी आंत के निचले हिस्से से, जबकि 10% में ऊपरी हिस्से यानी मैदे और छोटी आंत से होता है। अगर मैदे और छोटी आंत से खून के रिसाव का मवाजना बड़ी आंत से किया जाए तो ये 4 गुना जायद होता है, यानी 1 लाख अफराद में से 100 या 200 इस बीमारी का शिकार होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोलोरेक्टल कैंसर के लाक होने की वजूहात क्या होती हैं और ये किसी भी इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आज हम कोलोरेक्टल कैंसर से बचने की एहतियाती तदाबीर, तशखीस और इलाज पर तफसील से बात करेंगे। जी, कोलोरेक्टल कैंसर के हवाले से हमने रिपोर्ट देखी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताबिश चावला जो कि कंसल्टेंट एंड सेक्शन हेड जनरल सर्जरी हैं आल-खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के। वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो में। डॉक्टर साहब, हम कोलोरेक्टल कैंसर के हवाले से बात करें। बेसिकली जिस तरह से हमने अभी रिपोर्ट में भी कहा, ये कैंसर है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं और पाकिस्तान में इसकी रेशो क्या है? जी, ये एक आम कैंसर है। इसके बारे में पहले ये इम्प्रेशन था कि हमारे खित्ते में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये कदरे कम होता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये हमारे यहाँ भी कॉमन है। ये बड़ी आंत का कैंसर होता है और मार्च का महीना बड़ी आंत के कैंसर के आगाही के लिए ही मनाया जाता है। ये कैंसर बड़ी आंत की जो अंदर की लेयर होती है, जो अंदर का अस्तर होता है, म्यूकोजल लेयर होती है, वहाँ से शुरू होता है और इसके होने की काफ़ी वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पे जिन लोगों को पॉलिप्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, वो तब्दील हो सकते हैं कोलोरेक्टल कैंसर में, और ये एक जगह भी हो सकते हैं या पूरी आंत में फैले हो सकते हैं और ये मौरूसी भी हो सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को बड़ी आंत की सोजिश यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस का मर्ज होता है, उनमें भी ये कैंसर आने के चांसेस आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं और इसीलिए उन लोगों का तफसीली मुआयना मुख्तलिफ पीरियड्स में होता रहता है। ग़िज़ा की आपने बात की और ये बड़ी अहम है। हाई फैट लो फाइबर डाइट जो लोग लेते हैं उसमें ये ज़्यादा होता है। जिन लोगों की लाइफस्टाइल थोड़ा सुस्त होता है, जो एक्टिव नहीं होते, जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें इस चीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। वो लोग जिनके जो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं और अपनी ग़िज़ा में फाइबर का नहीं बंदोबस्त रखते, उनमें ज़्यादा होता है। और वो लोग जिन लोगों का रिश्तेदारी होती है कोलोरेक्टल कैंसर के नॉन पेशेंट से, उनमें भी ये ज़्यादा होने का चांस होता है। तो ये चीज़ें हैं जो कोलोरेक्टल कैंसर की होने की बाइस बनती है। डॉक्टर साहब, निशानियाँ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं बड़ी आंत के कैंसर की? जी, सबसे अहम सिम्टम और जिसको मेरा ख्याल है कि हमें जोर देना चाहिए, बड़ी आंत के कैंसर में हाजत के रास्ते से खून का आना, और ये बहुत अहम अलामत है। और अगर जाए हाजत से खून आए तो उसको लाइटली या उसको लाइट नहीं समझना चाहिए और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ये सबसे आम अलामत है। हालांकि हर चीज़ को लोग भी और आमतौर पे डॉक्टर्स भी बवासीर के नाम से ताबीर कर देते हैं, लेकिन सारी जो खून आना होता है हाजत के रास्ते से, वो बवासीर नहीं होती, तो उसका मुआयना बहुत ज़रूरी है। दीगर अलामात में अनएक्सप्लेन वेट लॉस, अगर किसी का वज़न कम हो रहा है और उसने इसके लिए कोई जो एक्सरसाइज या वगैरह या टारगेट नहीं किया है,
या पेट में दर्द होना, या जो मामूल है हाजत का किसी शख्स का जो सालों से मामूल है उसमें तब्दीली आ जाना, रीसेंट चेंज इन बाउल हैबिट्स, डायरिया और कब्ज, तो उसमें भी ये इस चीज़ की अलामत हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसके ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात करें, इसका बेसिकली ट्रीटमेंट है क्या? अगर जैसे हम डाइट की बात करें, आपने खुद भी मेंशन किया था, और क्या रेशो है इसकी कामयाबी से क्योर होने की? जी, ये सबसे अहम बात है, क्योंकि ये सरतान आंत का सरतान है, और आंत हमारे जिस्म में सबसे बहुत सारे अहम हिस्सों में से एक है, और ये रोज़ हम जब ग़िज़ा लेते हैं तो आंत का इस्तेमाल होता है, तो ये कैंसर जल्दी तशख़ीस हो सकता है। अगर तरीक़े से इसकी तशख़ीस की जाए तो ये जल्दी तशख़ीस भी हो सकता है, क्योंकि इसकी अलामात जल्दी ज़ाहिर हो जाती हैं। जब अलामात जल्दी ज़ाहिर होती हैं, तशख़ीस हो जाए तो इलाज भी जल्दी शुरू हो सकता है, और इलाज फिर अल्लाह के हुक्म से कामयाब भी हो सकता है। कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट, इसमें तशख़ीस के लिए बड़ी आंत का मुआयना यानी कोलोनोस्कोपी, तशख़ीस शुरू होती है डॉक्टर के क्लिनिक से, जहाँ पे वो हाजत की जगह का मुआयना करे तफसील से अंदर और बाहर, और यहाँ से शुरू होकर और जहाँ शुबा होता है इस बीमारी का, वहाँ कोलोनोस्कोपी यानी बड़ी आंत का दूरबीन से मुआयना किया जाता है, और तशख़ीस हो जाए तो बायोप्सी की जाती है, और कंफर्म होने पे बहुत सारे केसेस में सीटी स्कैन या एमआरआई करके और फिर ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ जो सबसे अहम चीज़ है जो बताने वाली है कि जो पहला ऑपरेशन होता है, अगर ज़रूरत है, अगर मरीज़ ऑपरेशन के लिए फिट है, ट्यूमर के लिए ऑपरेशन हो सकता है, तो फिर ऑपरेशन जो पहला ऑपरेशन होता है वो सबसे अहम होता है, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, अहम हिस्सा है। उसमें ये ज़रूरी है कि सर्जन जो है वो मैदे के और आंतों के कैंसर का ऑपरेशन का माहिर हो, ताकि वो उसको जड़ से निकाले, मार्जिन्स के साथ निकाले, कैंसर से पहले और उसके बाद आंत का मार्जिन हो, और ख़ास तौर पे वो जो गुदूद होते हैं लिम्फ नोड्स, उनको भी पूरा अपने सर्जिकल स्पेसिमन में शामिल करे, ताकि एक रेडिकल कैंसर सर्जरी हो सके। सिर्फ कैंसर को निकालना काफ़ी नहीं है, और अगर तफसील तरीके से जिस तरह मैंने बताया सर्जरी की जाए तो उससे कामयाबी के और अच्छे प्रोग्नोसिस के चांसेस होते हैं, और बहुत इलाज के कामयाबी का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सही बर वक्त तशख़ीस और बर वक्त ऑपरेशन और कामयाबी की जमानत है। जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, खास तौर पे नॉर्मली अल्सर वगैरह के जो जिनको प्रॉब्लम होती है, लोग उनको, या वैसे ही मैदे का जिनको छोटा मोटा इशू रहता है, डिस्टर्बेंस रहती है, उनको लेकर कुछ भी आप लोगों को तफवीज़ करना चाहें, तजवीज़ देना चाहें, जो लोग आपको देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, जो अलामात कुछ अरसे के लिए हों, एक दो दिन के लिए हों, वो ख़त्म हो जाएं तो फिर तशवीश की बात नहीं है। लेकिन जब भी कोई परसिस्ट करे, कोई अलामत, चाहे पेट में दर्द है, मरोड़ है, कॉलिक है, पखाने के रास्ते खून का आना है, हद से ज़्यादा तेज़ाबियत है, अगर ये अलामात कुछ अरसे से ज़्यादा परसिस्ट करे, चलती रहे, तो उस सूरत में डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अगर ऐसी कोई चीज़ शुरू हो रही है तो उसको उसी वक्त बर वक्त उसको तशख़ीस हो जाए और इलाज शुरू हो जाए। तो अलामात को लाइटली नहीं लेना चाहिए, हाजत के रास्ते से खून के आने को अहम समझना चाहिए, और डॉक्टर को रुजू करना चाहिए, और डॉक्टर्स को भी तफसीली मुआयना करना चाहिए, खासतौर पे हमारे जो कोलीग्स हैं वो मुआयना करें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताबिश चावला हमारे साथ मौजूद थे, कोलोरेक्टल कैंसर के हवाले से हमें बता रहे थे। मार्च के लिए डेडिकेटेड भी होता है ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। यूजुअली बात नहीं होती, बात नहीं होती। खैर, इस पे हमने आपको तफसीली तौर पे आगाह किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वर्ल्ड
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि फन के इजहार के लिए किसी हद व कयूद की जरूरत नहीं होती। और आज भी हमारे साथ ऐसी ही मुसव्विरा मौजूद है जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला मालाकंड के इलाके हरियाणकोट से है। इनकी मुसव्विरी की खासियत ये है कि वो पेंसिल, कैनवस और पेंटिंग ब्रश की बजाय छलनी और सुई धागे का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ शख्सियात के पोर्ट्रेट बनाती हैं। हमारे बहुत सारे इलाकों में अगरचे के सुई धागे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये इस्तेमाल अलमाज खानम ने किया है ये बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही मुनफरिद है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अलमाज खानम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। अलमाज, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया अलग सुबह, और बहुत ज़बरदस्त काम है आपका। एक तो हमने जब देखा तो मुझे लगा इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये कहीं पे भी बैठी कोई भी खातून या आपकी तरह की लड़की कर सकती है। इस पर कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, लेकिन आइडिया बड़ा मुनफरिद है। तो ये आइडिया कहाँ से आया और अब तक कितने पोर्ट्रेट्स बना चुकी हैं आप? क्या तजर्बा रहा ओवरऑल, हमें बताइए। ये आइडिया तो मुझे ऐसे ही जहन में आया खुद से ही, क्योंकि मुझसे पहले किसी ने ये आर्ट शुरू नहीं किया था। ये आर्ट मैंने शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले जो है वो कपड़े पर तस्वीर बनाई थी, लेकिन बाद में ख्याल है कि ये हुनर यहीं तक महदूद नहीं है, ये और भी आगे जा सकता है। तो फिर मैंने चलनी पर तस्वीरें बनाना शुरू किए, और चलनी पर भी मुझे ऐसा लगा कि अभी मजीद अच्छा हो सकता है। तो पहले मैं 2 या 3 रंगों का इस्तेमाल करती थी, जो धागा मैं इस्तेमाल करती हूँ, और छोटी चलनी पर बनाती थी। लेकिन बाद में मैंने बड़ी चलनी पर मुख्तलिफ रंगों से, जैसे कि 10 से 15 रंग भी उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसे जैसे कि एक स्किन टोन होता है, स्किन में मुख्तलिफ रंगे होते हैं, तो उसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। और अभी तक मैंने मलाला यूसुफजई की तस्वीर बनाई है, उनके वालिद साहब जियाउद्दीन यूसुफजई की, बादशाह खान बाबा की, मीरवैस खान, ठीक है, जबरदस्त, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात की आप तस्वीर बना चुकी हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अलमास, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से भी है। वहाँ पर आपके इर्द गिर्द खवातीन ऑब्वियसली घर पे बहुत सारे इस तरह के काम या सुई धागे का इस्तेमाल या कढ़ाई, सिलाई कढ़ाई बहुत ज्यादा करती होंगी। आप ये बहुत मुख्तलिफ काम कर रही हैं, सो इर्द गिर्द की खवातीन किस तरह से लेती हैं उसको? मैं मुख्तलिफ काम करती हूँ उन लोगों से। यहाँ पर जितनी भी औरतें हैं, हमारे यहाँ गांव में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो कि कपड़ों पर गुलकारी करती है और मुख्तलिफ किस्म की और ऐसी चीज़ें बनाती है, घर की खूबसूरती के लिए कपड़े सीती है। लेकिन किसी ने कभी किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आया कि वो कपड़े पर या फिर चलनी पर तस्वीर बनाए। और यहाँ पर ये एक अजीब सा तस्वर किया जाता है तस्वीर बनाना, क्योंकि यहाँ पर माइंडसेट वो नहीं है कि एक औरत भी सोशल मीडिया पर आ सकती है या फिर तस्वीर बनाना ये एक बहुत बड़ी बात है और गुनाह समझा जाता है तस्वीर बनाना। तो यहाँ गांव में सिर्फ मैं ही हूँ जो तस्वीरें बनाती। अच्छा, ये तो और भी जबरदस्त बात है। वहाँ पे तो आप ही हैं और यहाँ पे भी अब आप, क्योंकि आप हीरो हैं हमारी और बड़ा फख्र है हमें आप पे। एक तस्वीर बनाने में अलमास कितना वक्त लग जाता है उम्मी तौर पे, और क्या अब भी आप शौक के लिए बनाती हैं या अब आपको इसका कोई माली फायदा भी होता है? आगे तस्वीरें खरीदते भी हैं लोग आपसे? एक तस्वीर बनाने में तो जो मैं छोटी चलनी पर बनाती हूँ तो अब मेरी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, तो तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं एक तस्वीर बनाने में। अच्छा। लेकिन जो मैं बड़ी चलनी पर बनाती हूँ तो उसको बनाने में हफ्ते से 10-12 दिन भी लग जाते हैं। मैं इसे आराम से बनाती हूँ क्योंकि वो चलनी पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो नज़र वगैरह को मुतासिर करता है बहुत ज़्यादा। और आपने वो बात की कि कोई फाइनेंशियल है इसमें, तो अभी तक मैं शौक से ही काम करती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा वक्त नहीं देती, ये भी पढ़ाई भी जारी है। तो इसमें तो आप क्या पढ़ रही हैं अलमास, हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इतना जबरदस्त काम तो एक तरफ कर रही हैं, इसके साथ साथ आपका दीगर मामलात किस तरह से हैं, आपकी पढ़ाई का क्या सिलसिला है? अभी मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ और फ्री मेडिकल कर रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल। तो आपने कहा कि अभी तक इसका कोई तो आगे इरादा है कि आप इसको एक शोबे के तौर पे, एक प्रोफेशन के तौर पे लेके चलें, क्योंकि लोग तो इसको पसंद कर रहे हैं, इसीलिए आप आज कौमी टेलीविजन के ऊपर बैठी हैं, आपके काम में जान है तो बैठी हैं। तो आपको लगता है कि आगे आप इसको लेके चल सकती हैं और इसका माली फायदा भी हो सकता है आपको?
हाँ बिल्कुल, आगे जाकर मैं चाहती हूँ कि अपनी एक आर्ट एकेडमी बनाऊँ जिसमें मैं वो लोग जो शौक रखते हैं कि ये आर्ट सीखे मुझसे, तो उनको मैं सिखाऊंगी ये, ताकि ये हुनर भी आगे जाए, फैले पूरी दुनिया में, और इसका कोई फाइनेंशियल फायदा भी है। जबरदस्त। अलमास खानम, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज जो खवातीन आपको देख रही हैं, घर बैठकर कुछ यूनिक करना चाहती हैं आपकी तरह, कोई पैगाम देना चाहे? उन औरतों को तो मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आप समझती है, आप जानती है कि आप में कुछ सलाहियत है, आप कुछ कर सकती है, अपने माशरे का, अपने कौम का नाम रोशन कर सकती है, तो आप पीछे ना हटे। हमारे इलाके में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो सलाहियतें रखती है लेकिन वो पीछे हट जाती क्योंकि वो डर जाती है कि कोई हमें ताना ना दे या फिर कोई हमारे पीछे कोई बात ना करे। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो लोग जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, आपको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, अगर आप एक मकाम तक खुद को पहुंचा दे तो फिर वही लोग आप पर फख्र करेंगे कि ये हमारे गांव की लड़की है या फिर हमारी कोई। तो आप कभी पीछे मत हटे और हमेशा अपने मुस्तकबिल की तरफ देखें। आपको ये राज बहुत जल्दी समझ आ गया, बड़ी छोटी सी उम्र में, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे आप बहुत आगे जाएं, और आपने भी अब रुकना नहीं है और इसी तरह से ये काम करते रहना है और बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर बनाते रहना है। हमारे एक्सप्रेसो को भी जरूर बनाइएगा, ठीक है? फिर वो हम आपसे खरीद लेंगे ताकि हम आपके पहले कंज्यूमर हो जाएं। बहुत शुक्रिया अलमास, आपने हमें ज्वाइन किया। अलसो बहुत इंस्पिरेशन है आप बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारी लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अलमास खानम हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। आपके इर्द गिर्द भी अगर ऐसे लोग हैं तो उनको इनकरेज करें, उनको प्रमोट करें, कोशिश करें कि आप उनको आगे लेकर आएं। खास तौर पे बच्चियों को जरूर प्रमोट करें। बड़ी ज़बरदस्त दस्तकार हमारे साथ अलमास मौजूद थी। इसी नोट पे प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ। आज वीक का पहला दिन है, मस्बत आगाज कीजिए। आई होप के मस्बत रहा। अल्लाह करे आपका और हमारा भी अगला हफ्ता सही गुजरे। और कोविड, कोरोना, प्लीज एहतियात कीजिए। ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, इस वक्त वाकई सूरत हाल नहीं है ठीक। आपने एहतियात करनी है और वही बात के सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग्स में जाने से भी इज्तनाब करें। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी देना है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।